हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। बाल मंदिर के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे यूनिट फर्स्ट का लेसन फर्स्ट, जीव जगत। तो इसमें अपन देखते हैं कि जीव क्या है या फिर जीव के किस प्रकार के लक्षण होते हैं जिसे हम जीव कह सकते हैं। तो सजीव के लक्षण, सजीव के लक्षण, सबसे पहला नंबर 1 कोशिकीय संरचना। कोशिकीय संरचना, अगर कोई जीव है तो वो कोशिका का बना होता है और ये कोशिका उस जीव की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है, यानी कि इस जीव का निर्माण उस कोशिका के द्वारा हुआ है और ये कोशिका इस जीव के सारे कार्य संपन्न करती है। इसलिए कोशिका को जीव की संरचनात्मक क्रियात्मक इकाई कहा जाता है। यानी कि कोशिका किस प्रकार की होती है, इधर देखिए। सबसे पहले कोशिका के सबसे बाहरी जो आवरण होता है, इस आवरण को कोशिका झिल्ली कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कोशिका झिल्ली कहा जाता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहा जाता है। लेकिन पादपों के अंदर कोशिका झिल्ली के बाहर एक अतिरिक्त परत पाई जाती है, इसे कोशिका भित्ति भी कहते हैं। लेकिन सामान्य रूप से कोशिका झिल्ली जो होती है वो सभी कोशिकाओं के अंदर होती है। उसके बाद कोशिका के मध्य में केंद्रक पाया जाता है। कोशिका के मध्य में क्या पाया जाता है? केंद्रक पाया जाता है। केंद्रक कैसा होता है? दोहरी झिल्ली वाला होता है। और केंद्रक के अंदर क्या होता है? केंद्रक द्रव्य होता है। और केंद्रक द्रव्य के अंदर क्या होता है? अनुवांशिक पदार्थ होता है, ठीक है ना, यानी कि डीएनए होता है। यानी कि ये क्या है? केंद्रक झिल्ली, केंद्रक झिल्ली। और यह क्या है? केंद्रक द्रव्य। और कोशिका झिल्ली और केंद्रक के मध्य द्रव्य पाया जाता है, इसे कोशिका द्रव्य कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? कोशिका द्रव्य, कोशिका द्रव्य, साइटोप्लाज्म कहा जाता है। अब इस कोशिका द्रव्य के अंदर कोशिकांग पाए जाते हैं, कोशिका के अंग पाए जाते हैं, ठीक है। तो ये कोशिका जो होती है वो प्रत्येक जीव की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है। अगर कोई जीव है तो किसका बना है? इस कोशिका का बना है। तो इस जीव के सारे कार्य किसके द्वारा होते हैं? इस कोशिका के द्वारा होते हैं। तो ये एक कोशिका की सामान्य संरचनाएं इस प्रकार की होती है। देखिए, नंबर 1 कोशिका जीव की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है, ठीक है। सबसे पहले मृत कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने 1665 में की थी। यानी कि वो कोशिका कैसी थी? मृत कोशिका थी। मृत कोशिका की खोज सबसे पहले किसने की? मृत कोशिका की खोज, मृत कोशिका की खोज सबसे पहले किसने की? सबसे पहले 1665 के अंदर रॉबर्ट हुक ने की थी। रॉबर्ट हुक ने की थी। और उसके बाद में जीवित कोशिका की खोज सबसे पहले, जीवित कोशिका की खोज सबसे पहले की थी 1674 में एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक ने। एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक, एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक ने की थी, ठीक है। तो इस प्रकार से
कोशिका जो होती हैं वो जीव की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है। तो ये जीव अगर कोई है तो वो किसका बना होता है? कोशिकीय संरचना होती है। दूसरा लक्षण देखिए, नंबर 2, जीव द्रव्य। प्रोटोप्लाज्म, जीव द्रव्य। देखिए, जीव द्रव्य प्रत्येक जीव का भौतिक आधार है। यानी कि देखिए, भौतिक आधार कैसे है? अगर कोई जीव है तो वो किसका बना हुआ है? कोशिका का बना हुआ है। कोशिका की सारी क्रियाएं जो होती हैं वो किसके अंदर होती हैं? वो जीव द्रव्य के अंदर होती है। जीव द्रव्य यानी कोशिका द्रव्य और केंद्रक द्रव्य, दोनों को सम्मिलित रूप से जीव द्रव्य कहा जाता है। कोशिका द्रव्य और केंद्रक द्रव्य, इन दोनों को सम्मिलित रूप से क्या कहा जाता है? जीव द्रव्य कहा जाता है। यानी कि जीव का जो भौतिक आधार है, अगर कोई जीव जो है वो किसका बना होता है? कोशिका का। कोशिका क्या करती है? कोशिका जीव का शरीर का निर्माण करती है और उसके सारे कार्य करती है। तो ये सारे कार्य कहाँ संपन्न होते हैं? ये सारे कार्य इस जीव द्रव्य के अंदर संपन्न होते हैं। इसलिए किसी जीव का भौतिक आधार जो है वो क्या है? जीव द्रव्य। यानी कि जीव द्रव्य ही जीव है। अगर कोई जीव है तो वो क्या है? जीव द्रव्य है। जीव है तो कोशिका है, और कोशिका किसकी बनी है? जीव द्रव्य की बनी है। ठीक है ना? इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जीव द्रव्य जीव का भौतिक आधार है और जीव द्रव्य किसे कहते हैं? कोशिका द्रव्य और केंद्रक द्रव्य मिलकर जीव द्रव्य बनता है। कोशिका द्रव्य व केंद्रक द्रव्य मिलकर जीव द्रव्य बनता है, या कोशिका द्रव्य और केंद्रक द्रव्य सम्मिलित रूप से जीव द्रव्य कहलाता है। यानी कि जीव का जो मुख्य आधार जो होता है वो जीव द्रव्य होता है। सारी क्रियाएं जो होती हैं, जीव के सारे कार्य जो होते हैं, जीव का निर्माण जो होता है वो कोशिका के द्वारा होता है, और कोशिका की मुख्य भाग जो होता है वो जीव द्रव्य होता है। तो इस प्रकार से जीव का लक्षण क्या हो गया? अगर कोई जीव है तो वो कोशिका का बना है, और कोशिका है तो वो जीव द्रव्य है। तीसरा लक्षण उपापचय, मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म क्या होता है? जीव के सारे कार्य जो होते हैं वो कोशिका के द्वारा होते हैं। यानी कि सारे कार्य कहाँ संपन्न होते हैं? जीव द्रव्य के अंदर होते हैं। तो प्रत्येक कोशिका के जीव द्रव्य के अंदर जो जैव रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं, उन सारी जैव रासायनिक अभिक्रियाओं को उपापचय कहते हैं। जितनी भी जीव के अंदर रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं, उन सभी अभिक्रियाओं को क्या कहा जाता है? उपापचय कहा जाता है। जीव के अंदर जितने भी कार्य होते हैं, ये कार्य जैव रासायनिक अभिक्रियाओं के द्वारा होते हैं, और ये सभी जैव रासायनिक अभिक्रियाएं क्या कहलाती हैं? उपापचय कहलाती हैं, मेटाबॉलिज्म कहलाती है। यानी कि प्रत्येक कोशिका के अंदर विभिन्न जैव रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं। इन जैव रासायनिक अभिक्रियाओं को क्या कहा जाता है? इन जैव रासायनिक अभिक्रियाओं को मेटाबॉलिज्म कहा जाता है। ये जैव रासायनिक अभिक्रियाएं मुख्य रूप से 2 प्रकार की होती है। कोशिका में होने वाली विभिन्न जैव रासायनिक अभिक्रियाओं को
उपापचय कहते हैं, उपापचय कहते हैं। जितनी भी रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं वो सभी रासायनिक अभिक्रियाएं क्या कहलाती हैं? उपापचय कहलाती हैं। यह जैव रासायनिक अभिक्रियाएं दो प्रकार की होती हैं। कितने प्रकार की होती हैं? दो प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी होती हैं? देखिए, नंबर 1 अपचय, जिसे बोलते हैं कैटाबोलिज्म। क्या होती हैं? वे जैव रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें जटिल पदार्थ टूटकर सरल पदार्थ बनता है, तो वो अभिक्रियाएं क्या कहलाती हैं? अपचय कहलाती हैं। जैसे पाचन की क्रिया जो होती है जिसमें कार्बोहाइड्रेट टूटकर ग्लूकोज बनता है। पाचन क्रिया जो होती है उसके अंदर जटिल पदार्थ जो होता है वो कार्बोहाइड्रेट होता है और वो टूटकर ग्लूकोज का निर्माण होता है, इनकी कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है। तो ये जैव रासायनिक अभिक्रिया क्या कहलाती है? अपचय कहलाती है। अपचय अभिक्रियाओं के अंदर जटिल पदार्थ टूटकर सरल पदार्थ बनता है। तो वो सारी जैव रासायनिक अभिक्रियाएं, वो सारे उपापचय अपचय कहलाते हैं। ठीक है, इसमें जटिल पदार्थ टूटकर सरल पदार्थ बनते, जैसे पाचन क्रिया। पाचन क्रिया जो होती है वो किस प्रकार की है? वो अपचय उपापचय क्रियाएं होती है। नंबर 2 उपचय एनाबोलिज्म। क्या होती है? देखिए, इसके अंदर सरल पदार्थ मिलकर जटिल पदार्थ का निर्माण करते हैं। जैसे पादपों के अंदर प्रकाश संश्लेषण होता है। प्रकाश संश्लेषण के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड से ग्लूकोज का निर्माण होता है। कार्बन डाइऑक्साइड से ग्लूकोज का निर्माण होता है। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि सरल पदार्थ है, जिससे किसका निर्माण हुआ? ग्लूकोज का निर्माण हुआ। ग्लूकोज जटिल पदार्थ है। तो सरल पदार्थों से जब जटिल पदार्थ का निर्माण होता है तो इस प्रकार की उपापचय क्रियाओं को उपचय कहा जाता है, एनाबोलिज्म कहा जाता है। ठीक है, इसमें सरल पदार्थ मिलकर जटिल पदार्थ बनाते हैं। जटिल पदार्थ बनाते हैं। सरल पदार्थ मिलकर जटिल पदार्थ बनाते हैं। जैसे प्रकाश संश्लेषण, क्रिया जो होती है वो किस प्रकार की उपापचय क्रिया है? वो उपचय उपापचय क्रियाएं होती है। ठीक है ना? तो प्रत्येक जीव अगर कोई है तो इनके अंदर कौन सी होगी? उपापचय होगा। मेटाबॉलिज्म अगर किसी जीव के अंदर होता है तो वो जीव कहलाता है। अगर मेटाबॉलिज्म जिसके अंदर होता है तो वो क्या कहलाता है? जीव कहलाता है। तो जीवों का ये एक लक्षण है कि अगर कोई जीव है तो उनके अंदर क्या होगा? उसके अंदर उपापचय क्रियाएं होगी। 4 नंबर श्वसन, रेस्पायरेशन। देखिए, श्वसन प्रत्येक जीव का लक्षण है और ये श्वसन क्रिया कोशिका के अंदर संपन्न होती है। प्रत्येक कोशिकाओं में श्वसन क्रिया होती है।
और श्वसन क्रिया से कोशिका को ऊर्जा की प्राप्ति होती है। ऊर्जा की प्राप्ति जो होती है वो श्वसन क्रिया के अंदर होती है। जैसे देखिए, सरल कार्बनिक पदार्थों के ऑक्सीकरण से ऊर्जा की प्राप्ति क्या कहलाती है? श्वसन कहलाती है। और ये ऊर्जा की प्राप्ति किससे होती है? भोज्य पदार्थों के ऑक्सीकरण से होती है। सरल भोज्य पदार्थों के O2 के द्वारा ऑक्सीकरण से किसकी प्राप्ति होती है? ऊर्जा की प्राप्ति होती है। तो प्रत्येक जीव श्वसन क्रिया करता है और श्वसन क्रिया में O2 का उपयोग करता है और CO2 निष्कासित करता है। और श्वसन किसे कहते हैं? देखिए, सरल कार्बनिक पदार्थों का ऑक्सीकरण श्वसन कहलाता है और इसमें ऊर्जा की प्राप्ति होती है, ऊर्जा मुक्त होती है, जो जीव की जैविक क्रियाओं के लिए आवश्यक होती है। जीव को जीवित रहने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ये ऊर्जा जो होती है वो श्वसन क्रिया से मिलती है। ठीक है ना? तो ये श्वसन क्या हो गया? एक जीवों का प्रमुख लक्षण हो गया। अगर कोई जीव है तो उसके अंदर श्वसन क्रिया पाई जाती है। यानी कि सरल कार्बनिक पदार्थों का ऑक्सीकरण श्वसन कहलाता है। जिसमें ऊर्जा की प्राप्ति होती है। ऊर्जा की प्राप्ति होती है। जीव श्वसन में O2 ग्रहण करते हैं तथा CO2 निष्कासित करते हैं। क्योंकि O2 के द्वारा ऑक्सीकरण किया जाता है और जिससे ऊर्जा की प्राप्ति होती है और उत्पाद के रूप में CO2 बनती है, जिसको निष्कासित किया जाता है, जो अपशिष्ट होती है। तो प्रत्येक जीव का ये लक्षण है कि वो इसमें क्या होता है? श्वसन क्रिया होती है। 5 नंबर, पोषण, न्यूट्रिशन। प्रत्येक जीव को जीवित रहने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है और उसे ऊर्जा की प्राप्ति पोषण से होती है। जब वो पोषण करता है तो उसे पचित भोज्य पदार्थों का ऑक्सीकरण होता है और श्वसन के द्वारा ऊर्जा की प्राप्ति होती है। ठीक है ना? तो यहाँ जो सरल कार्बनिक पदार्थ हैं ये क्या है? ये पोषण है। सरल कार्बनिक पदार्थ जो है ये क्या है? पोषण है। अगर ये सरल कार्बनिक पदार्थ होते हैं, इनका ऑक्सीजन के द्वारा ऑक्सीकरण होता है जिससे ऊर्जा की प्राप्ति होती है। तो इस ऊर्जा की प्राप्ति के लिए किसकी आवश्यकता होती है? सरल कार्बनिक पदार्थों की आवश्यकता होती है। और ये सरल कार्बनिक पदार्थ क्या कहलाते हैं? पोषण कहलाते हैं। ये सरल कार्बनिक पदार्थ क्या कहलाते हैं? पोषण कहलाते हैं। तो प्रत्येक जीव को पोषण की आवश्यकता होती है। यानी कि अगर कोई जीव है तो उसमें पोषण क्रिया होती है। अगला देखिए 6 नंबर, यह लिख लेता हूँ। प्रत्येक जीव को जीवित रहने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ऊर्जा की आवश्यकता होती है। जो इसे पोषण से प्राप्त होती हैं। पोषण से प्राप्त होती है। प्रत्येक जीव को जीवित रहने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है और ये ऊर्जा की प्राप्ति किससे होती है? पोषण से होती है। क्योंकि ये पोषण जो होता है वो सरल कार्बनिक पदार्थ में बदलता है और उसका O2 के द्वारा ऑक्सीकरण होता है और जिससे ऊर्जा की प्राप्ति होती है। 6 नंबर देखिए, लक्षण सजीवों का उत्सर्जन
एक्सक्रीशन प्रत्येक जीव के अंदर उपापचयी क्रियाएं होती है। उपापचयी क्रियाओं के दौरान अपशिष्ट पदार्थ बनते हैं और इन अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने की क्रिया उत्सर्जन कहलाती है। विशेष रूप से प्रोटीन के उपापचय के दौरान जो अपशिष्ट पदार्थ बनते हैं इन्हें नाइट्रोजनी अपशिष्ट कहते हैं और इन नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालना आवश्यक होता है और ये क्रिया उत्सर्जन कहलाती है। ये क्रिया उत्सर्जन कहलाती है। यानी कि शरीर के अंदर जो जीव द्रव्य के अंदर जितनी भी उपापचयी क्रियाएं होती हैं उन उपापचयी क्रियाओं के दौरान अपशिष्ट पदार्थ बनते हैं और इन अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने की क्रिया उत्सर्जन कहलाती है। विशेष रूप से प्रोटीन उपापचय से नाइट्रोजनी अपशिष्टों को शरीर से बाहर निकालने की क्रिया क्या कहलाती है? उत्सर्जन कहलाती है। प्रत्येक जीव का लक्षण है क्योंकि प्रत्येक जीव में उपापचयी क्रियाएं पाई जाती है और उपापचयी क्रियाओं के दौरान अपशिष्ट पदार्थ बनते हैं, उनको शरीर से बाहर निकालना क्या कहलाता है? उत्सर्जन कहलाता है। इसलिए ये एक सजीवों का लक्षण है। उपापचय क्रियाओं के द्वारा बने अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने की क्रिया को उत्सर्जन कहते हैं। क्या कहते हैं? उत्सर्जन कहते हैं। विशेष रूप से कौन से अपशिष्ट? नाइट्रोजनी अपशिष्ट। विशेष रूप से कौन से अपशिष्ट? नाइट्रोजनी अपशिष्ट। 7 नंबर, वृद्धि व विकास। प्रत्येक जीव के अंदर उपापचयी क्रियाएं होती हैं और उपापचयी क्रियाओं के दौरान उसके जीव द्रव्य के अंदर वृद्धि होती है। जीव द्रव्य के अंदर के वृद्धि के दौरान उसमें कोशिका में विभाजन होता है और जिससे उसके आकार में वृद्धि होती है, यानी कि उसके आकार में परिवर्तन होता है, तो वो क्या कहलाती है? वृद्धि कहलाती है। और इस वृद्धि के साथ साथ में उनमें विभेदीकरण होता है और उस विभेदीकरण को विकास कहते हैं। जैसे मस्तिष्क का विकास होना, ठीक है, अंगों का विकास होना, तो ये क्या होता है? विभेदीकरण। वृद्धि के साथ में क्या होता है? विभेदन होता है और विभेदन को क्या कहते हैं? विकास कहते हैं। तो ये प्रत्येक जीव का लक्षण होता है कि वो क्या करता है? वृद्धि करता है और वृद्धि के साथ में विकास करता है। ये प्रत्येक जीव का लक्षण होता है कि वृद्धि करता है और वृद्धि के साथ में विकास करता है। वृद्धि एक मात्रात्मक लक्षण है जिसे मापा जा सकता है। वृद्धि जो होती है वो निर्जीव में भी हो सकती है, लेकिन आंतरिक वृद्धि निर्जीवों में नहीं होती। ठीक है। 8 नंबर देखिए, गति व गमन। गति व गमन समय के साथ स्थिति में परिवर्तन को गति कहते हैं। प्रत्येक जीव के अंदर गति पाई जाती है। पादपों के अंदर जो गति होती है वो स्थानबंद होती है, यानी कि एक ही स्थान पर होती है, और जंतु जो होते हैं एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाते हैं, इसे गमन कहा जाता है। तो गति जो होती है वो सजीवों का लक्षण होती है। समय के साथ स्थिति में परिवर्तन करते हैं, इसे गति कहा जाता है। पादपों के अंदर जो गति होती है वो स्थानबंद होती हैं, एक ही स्थान पर समय के साथ स्थिति में परिवर्तन होता है, यानी कि उनके लंबाई में, दिशा में गति होती है। और इसी प्रकार से जंतु जो होते हैं वो एक स्थान से दूसरे स्थान तक गमन करते हैं। ठीक है, तो इसी प्रकार से ये भी लक्षण हो गया। 9 नंबर, जनन, रिप्रोडक्शन। प्रत्येक जीव
अपने जाति को स्थायित्व बनाए रखने के लिए अपने समान संतति उत्पन्न करता है और इसे जनन कहते हैं। प्रत्येक जीव अपने वंश को बनाए रखने के लिए अपने समान अपने जीवन अवधि के अंदर संतति का निर्माण करता है और ये क्रिया क्या कहलाती है? जनन कहलाती है। प्रत्येक जीव के अंदर जनन पाया जाता है, यानी कि अपने वंश को बनाए रखने के लिए अपने समान संतति उत्पन्न करना क्या कहलाता है? जनन कहलाता है। और ये जनन जीवों का एक लक्षण होता है। अंतिम लक्षण देख लीजिए 10 नंबर, संवेदनशीलता। संवेदनशीलता, संवेदनशीलता का मतलब ये होता है कि प्रत्येक जीव बाह्य वातावरण उद्दीपनों के प्रति अनुक्रिया करता है। बाह्य वातावरण के जितने भी उद्दीपन होते हैं, सर्दी गर्मी, उनके प्रति जीव क्या करता है? अनुक्रिया करता है। और ये अनुक्रिया क्या कहलाती है? संवेदनशीलता कहलाती है। ये जीवों का लक्षण है, ठीक है ना। जीव अगर है तो बाह्य वातावरण उद्दीपनों के प्रति क्या करेगा? अनुक्रिया करेगा। और इस प्रकार से जीवों के कौन से लक्षण हैं? अगर कोई जीव है तो वो कोशिकीय संरचना है। अगर कोई जीव है तो उसका जो भौतिक आधार है वो जीव द्रव्य है, जीव द्रव्य का बना हुआ है। अगर कोई जीव है तो उनके अंदर उपापचयी क्रियाएं होती हैं। अगर कोई जीव है तो जिसमें श्वसन क्रिया होती है। अगर कोई जीव है तो वो पोषण करता है। अगर कोई जीव है तो उसमें उत्सर्जन क्रिया होती है। अगर कोई जीव है तो उसमें वृद्धि और विकास होता है। अगर कोई जीव है तो उसमें गति और गमन होता है। अगर कोई जीव है तो उसमें जनन होता है। अगर कोई जीव है तो उसमें संवेदनशीलता पाई जाती है। तो ये गुण जिनमें पाए जाते हैं उन्हें हम क्या कहेंगे? सजीव कहेंगे, उन्हें हम जीव कहेंगे।